Hello everyone, my name is Alok Sharma, an IIT alumnus, and you're watching Fiken classes. Let's hit the concept. तो हमने सर्कुलर मोशन में 7 लेक्चर्स पहले ही पढ़ रखे हैं। 7 लेक्चर्स, लास्ट लेक्चर में भी हमने कुछ बातें सीखी थी। अभी तक हमने काफी कुछ डिस्कस कर लिया है, लेकिन सारी डिस्कशन हमारे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे थे। जितने भी मोशन, सर्कुलर मोशन के बारे में हमने पढ़ाई की थी, सारे के सारे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे थे। अभी हमने वर्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो अभी तक जो हमने पढ़ाई की है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पहले एग्जामिनेशंस में आ चुके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग कुछ करने जा रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। आपको बोर्ड पे, स्क्रीन पे दिख रहा होगा ना। चलिए, तो क्वेश्चन पढ़ने के लिए आप वीडियो स्टॉप कर सकते हो और फिर खुद सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। A cyclist turns around a curve at 15 miles per hour, ठीक है। ये वेलोसिटी दी हुई है, लीनियर वेलोसिटी। If he turns at double the speed, the tendency of overturn is। तो देखो, टेंडेंसी ऑफ ओवरटर्न के लिए हमें सबसे पहले तो जानना पड़ेगा। देखो, सर्कुलर मोशन में जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अगर ये कोई, क्या ये कार है, अगर सर्कुलर मोशन में लीनियर वेलोसिटी इसकी इस तरफ होगी, इस तरफ जो डायरेक्शन पे फोर्स लगने वाला है, दैट फोर्स विल बी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, and this centrifugal force magnitude is going to be mv square divided by r। mv square है, ठीक है। तो mv square divided by r, this particular force is going to produce what? overturn। overturn के लिए यही फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन सा फोर्स? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से इनर व्हील्स क्या करते हैं? पहले उठते हैं और आउटर व्हील्स जो है कि दबे रहते हैं। तो ये ओवरटर्न कर जाता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो चलो, तो हमें किससे रिलेट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है? हमें देखना है कि भाई ये mv स्क्वायर बाई r कैसे चेंज हो रहा है वेलोसिटी के चेंज होने पर। अब कह रहा है कि अगर वी आर डबलिंग द स्पीड, स्पीड को डबल करने का मतलब क्या है? v से हम 2v की तरफ जा रहे हैं। अगर v से 2v की तरफ जा रहे हैं तो फोर्स कितना हो जाएगा मुझे बताओ? m इंटू 2v का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई r, ये हो जाएगा ना। और जैसे ही ये करेंगे हमें पता चलता है ये 4 टाइम्स ऑफ mv स्क्वायर बाई r आ रहा है। इनिशियली फोर्स कितना था? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर बाई r। जब वेलोसिटी v रही होगी, तब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लिखा जाएगा mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। अभी नया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ रहा है 4 टाइम्स ऑफ mv स्क्वायर बाई r। तो ओवरटर्न की प्रोबेबिलिटी कितने टाइम्स बढ़ गई? 4 टाइम्स। 4 टाइम्स मींस आंसर विल बी क्वाड्रुपल। समझ में आती बात? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां देख लेते हैं, चलो। अ कार समटाइम्स ओवरटर्न while taking a turn. When it overturns, it is the inner wheels which leaves the ground first, the outer wheels which leaves the ground first, या दोनों ही व्हील साथ में होंगे या फिर कोई सा भी हो सकता है, मैं नहीं पता। तो देखो, अभी जस्ट मैंने तुम्हें बताया कि अगर कोई कार सर्कुलर मोशन में, और ये सर्कल मान लो इस तरीके का है, तो ये आउटसाइड पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा जो कि रेस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए? ओवरटर्निंग के लिए, है ना। और ओवरटर्निंग में हमेशा क्या होता है? इनर व्हील्स पहले अप होती है। कौन सा ग्राउंड को छोड़ता है पहले? इनर व्हील। तो आंसर कौन सा सही होगा? आंसर ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। A motorcyclist moving with a velocity of 72 kilometers per hour on a flat road takes a turn on the road at a point where the radius of curvature of the road is 20 meters। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया कितना? 20 मीटर्स का दे दिया है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दे दिया कितना? 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। ये तो हमें ऑलरेडी पता है। In order to avoid skidding से बचने के लिए he must not bend with respect to the vertical at an angle greater than। तो ये भाई, ये थर्ड, पिछले लेक्चर में जो थर्ड पॉइंट हमने पढ़ा था ना, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, वहां का क्वेश्चन है। यहाँ साइक्लिस्ट की जगह मोटरसाइक्लिस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट वाले में हमने tan थीटा डिराइव किया था। tan थीटा वाज इक्वल्स टू v स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर जी। याद है कुछ? तो यहाँ से थीटा की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा? tan इनवर्स ऑफ v स्क्वायर। v कितना है यहाँ पे? 72 किलोमीटर पर आवर। तो v इज इक्वल टू 72 इंटू 5/18 करते ही ये क्या हो जाएगा? मीटर्स पर सेकंड में चेंज हो जाएगा, याद है ना। तो 18 4 टाइम्स में चला गया। वेलोसिटी विल बी 20 मीटर्स पर सेकंड। तो 20 मीटर पर सेकंड यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो 20 क्रॉस 20 डिवाइडेड बाई r की वैल्यू 20 ऑलरेडी दी हुई है, और g की वैल्यू है 10। तो इसे जब सॉल्व करोगे तो तुम्हें 2 मिल जाएगा। दैट इज थीटा विल बी इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ 2। ठीक है, कौन सा आंसर सही है? आंसर बी विल बी दी करेक्ट वन। ये कौन से ईयर में आया हुआ है?
ये पीएमटी 1986 का, आप यहाँ पे देख लिया कीजिए कि कौन से ईयर का क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन जो है कि प्रीवियस ईयर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अंडर द एक्शन ऑफ अ सेंट्रल अट्रैक्टिव फोर्स which is inversely proportional to distance r, the speed of the particle will be proportional to what? ये हमें बताना है। तो देखो अभी तक क्या है कि हम तुम्हें जब भी कोई पार्टिकल क्या हो सर्कुलर मोशन में है तो इसमें दो टाइप के फोर्स लग रहे होते हैं, पता है ना। एक सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि इसे सर्कुलर मोशन में बनाए रखता है, और दूसरा होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि इसे अवे फ्रॉम द सर्कुलर मोशन ले जाना चाहता है, ठीक है। अब ये फोर्स के बारे में इसने कह दिया है कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है अगर, तब तुम्हें बताना है कि वेलोसिटी किस पे डिपेंड करेगी, आर से कैसे डिपेंड करेगी। स्पीड, एक्चुअली मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी की बात मैं कर रहा हूँ, है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी में स्पीड कैसे डिपेंड करेगी, ये चीज हमें सोचना है। तो चलो आ जाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये फोर्स जब ये फोर्स के इक्वल हो, कौन सा, एफ सी, जब क्या होता है एफ सी एफ के इक्वल होता है, तो ये लिमिटिंग केस है। इससे ज्यादा अगर एफ सी एफ हो गया तो ओवरटर्न कर जाएगा। तो लिमिटिंग केस को ध्यान पे रखते हुए सोचते हैं कि अगर एफ सी अगर 1/r के प्रोपोर्शनल है तो एफ सी को क्या लिख सकता हूँ, k डिवाइडेड बाई आर लिख सकता हूँ क्या मैं। एफ सी अगर 1/r के प्रोपोर्शनल है तो एफ सी विल बी इक्वल टू सम कांस्टेंट डिवाइडेड बाई आर, करेक्ट और नॉट। और एफ सी एफ का तो फॉर्मूला ही मुझे पता है, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, है कि नहीं। यहाँ से r एंड r गॉट कैंसल्ड, और तुम्हें समझ में आएगा यहाँ से k डिवाइडेड बाई m इज इक्वल टू v स्क्वायर। अब यहीं से देखते हैं v विल बी इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ k डिवाइडेड बाई m, ठीक है। वेयर k इज व्हाट, k क्या है, कांस्टेंट है, k तो भाई कांस्टेंट है। एंड व्हाट इज m, m इज मास। क्या यहाँ पे वेलोसिटी किसी भी तरीके से r पे डिपेंड कर रही है, नहीं, वेलोसिटी r पे डिपेंड नहीं कर रही है। इट मींस द आंसर विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ r। समझ में आ रहा है प्रॉब्लम, सोच लो आराम से, देखो सब समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। चलो हो गया, आगे बढ़े। ये 1995 का प्रॉब्लम था। A 500 kg car takes a round turn of radius 50 meters with a velocity of 36 kilometers per hour. The centripetal force will be, centripetal force का फॉर्मूला सीधा हम लोग लगा लेते हैं। देखो पहले क्या दिया है, मास दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, और क्या दिया है 50 मीटर, आर दिया हुआ है, वेलोसिटी दी हुई है, वेलोसिटी भी दी हुई है, ठीक है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स तो किसी भी ऐसी फोर्स की वजह से लग सकता है जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस कर सके, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इक्वल हो जाता है ना, तभी तो काम चलता रहता है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल होता है तब काम चलता रहता है। काम चलता रहता है कि का मतलब है कि ये सर्कुलर मोशन में बना रहता है, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का तो फॉर्मूला मुझे पता है, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, तो यही फॉर्मूला यूज कर लूंगा तो मुझे सेंट्रीपिटल फोर्स भी मिल जाएगा। मास क्या दिया हुआ है 500 मल्टीप्लाइड विथ वेलोसिटी इज 36 किलोमीटर पर आवर। अगेन वेलोसिटी को मैं मीटर्स पर सेकंड में चेंज कर सकता हूँ क्या, 36 मल्टीप्लाइड विथ 5/18, 18 से ट्वाइस, दैट विल बी इक्वल टू 10 मीटर्स पर सेकंड। तो ये मैं यूज कर लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे हो गया 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेडियस इज गिवन है 50 मीटर्स, तो 50 एंड दिस जीरो गॉट कैंसल एंड दिस बिकम्स 5000 न्यूटन हो जाएगा फोर्स से, तो ठीक है। तो ओ माय गॉड 5000 इज नॉट द आंसर हियर, वेट वेट वेट, this calculation got mistaken ना, यहाँ पे 50 से डिवाइड किया तो ये this will be in 10 times, then answer will be sorry not 5000, 1000 न्यूटन, करेक्ट। थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, ठीक है। चलो तुम्हें नहीं करना है एग्जाम में, चलो आगे बढ़ा जाए। इजी क्वेश्चन था ये, इसमें कोई बहुत बड़ी बात थी नहीं। ये क्वेश्चन देख लेते हैं। A 500 kg car takes a round turn of radius 50 meters with a velocity of 36 kilometers per hour। ये वेलोसिटी जो है ना, ये जो चीज है ये स्पीड बता रहा है, ठीक है। क्योंकि टर्न ले रहा है तो भाई वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहेगा नहीं, तो ये दिस इज टेलिंग यू अबाउट द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मींस व्हाट, मैग्नीट्यूड मींस व्हाट, स्पीड हो गया है ना, ठीक है। चलो द सेंट्रीपिटल फोर्स निकालना है, तो भाई फॉर्मूला लगा लो, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर का फॉर्मूला लगा लो। व्हाट इज मास गिवन 500 मल्टीप्लाइड विथ वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी देखो 36 किलोमीटर पर आवर दिया है, तो 36 को तुम्हें इसे मीटर्स पर सेकंड में बनाना है, तो 5 बाई क्या कर लो
118, सॉरी 5/80 कर 18 कर लिए, तो दिस इज 2, सो आंसर विल बी 10 मीटर्स पर सेकेंड, 10 मीटर्स पर सेकेंड हो गया। तो यहाँ पे लिख लिया 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेडियस, रेडियस इज गिवन एज 50 मीटर्स, दिस विल कैंसल आउट इन 10 टाइम्स, आंसर विल बी 1000 न्यूटन। ठीक है, तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी दी करेक्ट आंसर। तो बहुत ही आसान सा सवाल है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। A ball of mass दे दिया है, attached to the end of a string of length 1.96 meters is moving in a horizontal circle। ठीक है, ये horizontal की बातें हो रही सारी। The string will break if the tension is more than 25 Newton। What is the maximum speed with which ball can be moved? ये क्वेश्चन मैंने वैसे क्लास में भी करवाया, नॉट द सेम क्वेश्चन, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन करवाया हुआ है। अगर एक स्ट्रिंग है, इसके एक एंड पे बॉल लगा हुआ है, अब इस बॉल का मास कह रहा है 0.25 kg है, इसका लेंथ कहता है लेंथ इज इक्वल टू 1.96 मीटर्स है। अगर ये एक सर्कुलर टर्न ले रहा है तो इसमें सर्कुलर टर्न में इसकी मैक्सिमम स्पीड यानी कि v, मैग्नीट्यूड ऑफ v कितना होना चाहिए, मैक्सिमम कितना हो सकता है ये बताना है। तो देखो लोड भी यहाँ पे मैक्सिमम दे दिया, दैट मीन्स मैक्सिमम फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड, टेंशन का मैक्सिमम फोर्स यानी सेंट्रीपिटल का मैक्सिमम फोर्स will be equals to tension will be equals to FCF, करेक्ट और नॉट। तो टेंशन मैक्सिमम कितना हो सकता है? 25 हो सकता है, तो उसे हम इक्वेट कर लेते हैं किससे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से, दैट इज इक्वल्स टू mv² डिवाइडेड बाई r से। तो 25 इज इक्वल्स टू मास, व्हाट इज द मास वैल्यू? 0.25 मल्टीप्लाइड विद v, तो निकालना है, v का स्क्वायर रख लिया, एंड रेडियस इज गिवन एज 1.96। अब यहाँ पे अगर तुम काटोगे तो दिस विल बी इन 100 टाइम्स, देन 1.96 into 100 will be 196 is equals to v square, correct? From here you will get velocity is equals to 14 meters per second। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A body of mass 5 kg, a body of mass 5 kg is moving in a circle of radius 1 meter। तो मास दे दिया है एंड देन रेडियस दे दिया है with an angular velocity of, angular velocity ओमेगा दिया है इस बार। ठीक है, फाइंड आउट द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आपको दो तरीके से मैंने बताया है, mv²/r लिख लीजिए या फिर लिख लीजिए mr ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए? mr ओमेगा स्क्वायर। तो m की वैल्यू इज गिवन एज 5, रेडियस इज गिवन एज 1 मीटर एंड देन रेडियंस पर सेकेंड इज गिवन एज 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 5 चौक 20, करेक्ट और नॉट? तो 20 न्यूटन विल बी दी आंसर, आंसर बी विल बी दी करेक्ट वन। ठीक है, आराम से वीडियो स्टॉप करके बना लिया करो यार, बहुत ही ज्यादा कठिन क्वेश्चन तो ऐसे है नहीं, इजी क्वेश्चन है। आएंगे जब डिफिकल्ट क्वेश्चन तो उसमें टाइम देके आराम से बताऊंगा मैं। ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी, ये फॉर है, ठीक है, फॉर द स्किडिंग ऑफ कार मूविंग इन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 100 मीटर, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द टायर इज 0.2। अब तुम्हें अगर ये वाला याद हो, ये वाला केस सर्कुलर ट्रैक वाला, तो यहाँ पे इधर सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, इधर कौन सा फोर्स होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स वाज इक्वल्स टू फ्रिक्शनल फोर्स। तो जब फ्रिक्शनल फोर्स को हम इक्वेट करते थे mv²/r से, तो वहां से मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी आई थी? याद है कुछ? अंडर द रूट ऑफ म्यू आर एंड जी। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं, अंडर द रूट ऑफ म्यू, म्यू की वैल्यू कितनी है? म्यू की वैल्यू कितनी है? 0.2 मल्टीप्लाइड विथ r इज गिवन है 100 मल्टीप्लाइड विथ 10, जी की वैल्यू 10 ले लो, तो यहां से आ गया अंडर द रूट ऑफ 200, है ना। अब 200 किसके करीब है थोड़ा सा देखते हैं। देखो 196 का रूट इज इक्वल टू होता है 14, करेक्ट और नॉट? तो 196 और 200 के अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, तो क्या अप्रोक्सीमेटली 14 विल बी दी आंसर? हाँ बिल्कुल, अप्रोक्सीमेटली 14 विल बी दी आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉल ऑफ मास 0.1 kg, क्या दे दिया है? मास दे दिया है 0.1 kg, is whirled on a horizontal circle of radius 1 meter by means of a string at an initial speed of 10 rpm। देखो ये rpm दिया हुआ है, rpm rounds per minute, n is equals to 10 दिया है, इनिशियल rpm दिया हुआ है, रेडियस ऑफ द सर्कल दिया हुआ है, r is equals to 1 मीटर दे दिया है, और मास इज इक्वल्स टू 0.1 kg दिया हुआ है। ठीक है, कीपिंग द रेडियस कांस्टेंट, द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज रिड्यूस्ड टू 1/4, मतलब 1/4 हो गया।
इनिशियली अगर टेंशन T है, इनिशियल टेंशन अगर T है, तो कह रहा है कि फाइनल टेंशन इज इक्वल टू T/4। इस कंडीशन के लिए वी नीड टू फाइंड आउट द न्यू स्पीड। स्पीड मतलब क्या, इन्होंने स्पीड आरपीएम में दे रखा है तो आरपीएम में ही निकालना है नया स्पीड। अब आरपीएम क्या होता है, राउंड्स पर मिनट। देयर इज a रिलेशनशिप बिटवीन आरपीएम एंड ओमेगा। ओमेगा क्या है, रेडियंस पर सेकंड, ठीक है। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू 2πn डिवाइडेड बाई 60। ये फॉर्मूला आप लोग कहीं लिख लीजिए, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। ओमेगा इज इक्वल टू 2πn डिवाइडेड बाई 60। अब देखो टेंशन असल में सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, करेक्ट और नॉट, सेंट्रीपिटल फोर्स है, और यही तो किसके बराबर होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होगा। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को लिखा जाता है एम आर इंटू ओमेगा का स्क्वायर, फाइन ना। अगर ये इनिशियल है तो मैं लिख दूंगा एम इनिशियल आर इनिशियल। एम को इनिशियल और आर को इनिशियल लिखने की जरूरत है क्या, क्योंकि वो कांस्टेंट है तो एम को और आर को कांस्टेंट रखते हैं, ओमेगा को इनिशियल रख देते हैं, ठीक है। और वैसे ही फाइनल के लिए लिखा जाएगा, सॉरी, फाइनल के लिए लिखा जाएगा एम आर ओमेगा फाइनल का स्क्वायर, ठीक है। समझ में आती है बात। देखो तो अब फिर लिख सकते हैं कि टी इनिशियल डिवाइडेड बाई टी फाइनल, मैंने क्या कर दिया, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर रहा हूं। तो मैं लिख सकता हूं कि एम आर ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम आर ओमेगा फाइनल का स्क्वायर। तो एम आर एंड एम आर विल गेट कैंसल्ड। टी इनिशियल डिवाइडेड बाई टी फाइनल, बताओ तो टी इनिशियल को हमने टी माना था, टी फाइनल इज T/4, दैट मींस ये हो गया, ठीक है। ये इधर से समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। अब ओमेगा इनिशियल और ओमेगा फाइनल का अगर मैं रेशियो निकालना चाहूं तो देखो ये इनिशियल है तो n विल बी इनिशियल, 2π और 60 तो कांस्टेंट है, करेक्ट ना। तो वैसे ही ओमेगा फाइनल क्या लिखा जाएगा, 2π स्पीड फाइनल डिवाइडेड बाई 60। तो इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करूं तो तुम्हें क्या मिल रहा है यहाँ पे, ओमेगा इनिशियल डिवाइडेड बाई ओमेगा फाइनल की जगह n इनिशियल डिवाइडेड बाई n फाइनल का होल स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता है। n इनिशियल डिवाइडेड बाई n फाइनल विल बी इक्वल्स टू, देखो क्या हो जाएगा, ये 4 टाइम्स था, 4 टाइम्स का अंडर द रूट हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स, करेक्ट और नॉट। तो n फाइनल क्या हो जाएगा, यहां से देख लो, n फाइनल विल बी इक्वल्स टू n इनिशियल डिवाइडेड बाई 2। ये इक्वेशन देखते ही तुम्हें समझ में आना चाहिए कि n इनिशियल इज इक्वल्स टू 10, तो 10 डिवाइडेड बाई 2 क्या आ जाना चाहिए, 5 आरपीएम। आंसर विल बी 5 आरपीएम। समझ में आ रही है बात। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, इसमें ये नया कॉन्सेप्ट है जो शायद अगर तुम्हें नहीं पता हो तो, अगर तुम्हें पता है तो बहुत अच्छी बात है। ओमेगा इज इक्वल टू 2πn डिवाइडेड बाई 60, ये वाला फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, कहीं अच्छे से लिख लो ये, ठीक है। चलो आगे बढ़े, चलो तो यहाँ पे अब हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है आज का। अ मास इज सपोर्टेड ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है, फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे सपोर्ट किया हुआ है। इट इज अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग एंड रोटेट्स अबाउट अ फिक्स्ड सेंटर एट एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट, ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड एंगुलर वेलोसिटी आर डबल्ड, क्या क्या डबल किया जा रहा है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड एंगुलर वेलोसिटी इज डबल्ड, देन द टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी। अगर इनिशियली टेंशन T है, देखो टेंशन T है तो इनिशियली फॉर्मूला क्या लिखा जाना चाहिए, एम आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा ना। अब यहाँ पे R की जगह इन्होंने L दिया हुआ है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो एम एल ओमेगा स्क्वायर, ये इनिशियल है, ये इनिशियल है, ठीक है। अभी फाइनल के लिए क्या लिखा जाएगा कि मास तो ऐसा ही है, लेंथ क्या हो जा रहा है, डबल, तो डबल मतलब 2 टाइम्स ऑफ L लिख लो, और ओमेगा क्या हो गया, ये भी डबल, तो 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, 8 टाइम्स ऑफ एम एल ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो टी फाइनल इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स ऑफ टी इनिशियल। तो टी फाइनल के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 टाइम्स ऑफ टी इनिशियल, एंड आंसर विल बी डी। ठीक है, तो सारी बातें समझ में आ रही है, क्वेश्चन इजी थे ना। तो ऐसे ही थोड़ा सा क्वेश्चन क्या करो, प्रैक्टिस करते रहो। अगर तुमसे क्वेश्चन पढ़ के डायरेक्ट बन जा रहा है, इट इज वेरी वेरी गुड, है ना। और क्वेश्चन तो सारे अभी आसान थे, कोई थोड़े से टिपिकल क्वेश्चंस भी लेके हम लोग आएंगे, इसका पार्ट 2 जरूर आएगा, लेकिन उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, वर्टिकल सर्कुलर मोशन भी थोड़ा पढ़ लेंगे, ठीक है। और भी कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं सर्कुलर मोशन की, वो सब कंप्लीट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, फाइनली फिर से इस टाइप का ही एक फॉर्मेट में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आऊंगा और तुम्हें सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। तब तक क्या करो, बढ़िया से पढ़ते रहो, पहले के लेक्चर्स भी देखना है, पहले के चैप्टर्स भी नहीं भूलने हैं। हम अभी तक बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ चुके हैं ना, यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ चुके हैं,
फिर उसके बाद क्या पढ़े थे, मैथ्स पढ़े थे, फिर उसके बाद काइनेमेटिक्स पढ़े थे, है ना, फिर सर्कुलर मोशन में आए हैं, और उसके पहले भी ये तो छठवां चैप्टर है ना, 5 चैप्टर्स टोटल पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो बढ़िया से ध्यान लगा के पढ़ते रहो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और तुम्हें अगर और कुछ चाहिए, नया टॉपिक चाहिए तो मुझे बताना कि कौन से टॉपिक पे डाउट हो रहा है, तो वो चीज मैं अलग से बना कर ले आऊंगा, ठीक है। बाकी ऐसे क्लास तो कंटिन्यूअसली सिक्वेंशियली जो लाइन से चलना चाहिए वो तो मैं चला ही रहा हूँ। क्लास 11th के सिलेबस के हिसाब से मैं लाइन से कंटिन्यू लेक्चर्स लेके आता रहूंगा, चैप्टर्स लेके आता रहूंगा, लेकिन इन बिटवीन अगर कोई सा स्पेशल टॉपिक पढ़ना हो तो वो तुम मुझे बता सकते हो, उसके लिए कोई स्पेशल लेक्चर लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो बढ़िया से मन लगा के पढ़ते रहो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।